नमस्कार, जय हिंद, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मुद्रा, आरबीआई और बैंकिंग। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार मुद्रा यानी कि करेंसी क्या होती है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जो जाना जाता है, और बैंकिंग इसके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उन सबको क्लियर करने का आज हम प्रयास करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सबको पढ़ने की कोशिश करेंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला है मुद्रा, करेंसी। क्या होती है मुद्रा? सिंपल सी बात याद रखो, मुद्रा जो है वो विनिमय का एक माध्यम है। मुद्रा क्या है? वो विनिमय का क्या है? एक माध्यम है। विनिमय का क्या है? माध्यम है। तो मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। ठीक है। मुद्रा दो प्रकार की होती है। एक होती है भौतिक मुद्रा, एक होती है भौतिक मुद्रा, और दूसरी होती है डिजिटल मुद्रा। दूसरी कौन सी होती है? डिजिटल मुद्रा। ठीक है। तो एक तो होती है भौतिक मुद्रा, दूसरी होती है डिजिटल मुद्रा। इनमें क्या डिफरेंस है? सिंपल सा, भौतिक मुद्रा जिसका भौतिक अस्तित्व हो। भौतिक मुद्रा कौन सी होती है? जिसका भौतिक अस्तित्व हो। जिसका भौतिक अस्तित्व हो उसे क्या कहते हैं? भौतिक मुद्रा। जैसे कि नोट, जैसे कि सिक्के, ये सब क्या है? इनका भौतिक अस्तित्व है ना। अब देखते हैं वही अगर डिजिटल मुद्रा जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता, जिसका क्या नहीं होता? भौतिक अस्तित्व नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? डिजिटल मुद्रा कहते हैं। एक आपने नाम सुना होगा आभासी मुद्रा। आभासी मुद्रा, आभासी मुद्रा, वो भी किसको कहा जाता है? डिजिटल मुद्रा को ही कहा जाता है। ठीक है। जिसका क्या नहीं होता? भौतिक अस्तित्व नहीं होता। जैसे कि आपने नाम सुना होगा क्रिप्टो करेंसी। क्या है? डिजिटल करेंसी है। आपने नाम सुना होगा ई रूपी, आपने नाम सुना होगा सीबीडीसी। ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सब डिजिटल मुद्रा है, यानी कि इनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता। सिंपल। ठीक है। इसके बाद देखो, जब हम नोट की बात कर रहे हैं, नोट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी अगर किसी को नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी क्या होते हैं, ई रूपी या सीबीडीसी, इसके बारे में हम विस्तार से आगे जानने वाले हैं। तो तब तक के लिए, तो नोट क्या है? नोट को जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है। किसके पास है? आरबीआई के पास। आरबीआई एक्ट, आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 22 के तहत, आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 22 के तहत आरबीआई के पास ये अधिकार है कि वो क्या जारी कर सकता है? नोट जारी कर सकता है। लेकिन कंडीशन एक रुपए के नोट को छोड़कर बाकी जितनी भी जो आपके नोट हैं वो कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। लेकिन 1 रुपए के नोट को छोड़ करके, तो फिर 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है? 1 रुपए के नोट को जारी करने का अधिकार भारत सरकार के पास है। भारत सरकार का अधिनियम, सिक्का अधिनियम 2011, सिक्का अधिनियम 2011 के तहत भारत सरकार के पास ये अधिकार है कि वो 1 रुपए के नोट को किस माना जाएगा? सिक्के के रूप में माना जाएगा। उसको कौन करेगा? भारत सरकार जारी करेगी। ठीक है। जब हम इतनी बातें पढ़ रहे हैं तो इसके बाद फिर आता है कि जो नोट जो होते हैं, नोट ये कहां पे प्रिंट होते हैं? ये प्रिंट होते हैं नोट प्रिंटिंग प्रेस में। कहां पे प्रिंट होते हैं? नोट प्रिंटिंग प्रेस में। तो नोट प्रिंटिंग प्रेस, नोट प्रिंटिंग प्रेस में इन नोटों को छापा जाता है। फिलहाल भारत में 4 जगह हैं जहां पर ये नोट क्या होते हैं? प्रिंट होते हैं। कौन कौन से? एक तो है नासिक, देवास, साल्बनी और मैसूर। फिलहाल की अगर बात की जाए तो भारत में 4 ऐसी जगह हैं जहां पर नोट प्रिंटिंग प्रेस है। एक तो है नासिक, देवास, साल्बनी, मैसूर। ठीक है। नासिक आपका महाराष्ट्र में है, देवास आपका मध्य प्रदेश में है, साल्बनी आपका पश्चिम बंगाल में है, और मैसूर आपका कर्नाटक में है। 4 जगह नोट प्रिंटिंग प्रेस होती है। जिसमें से आपको इसमें याद क्या रखना है? इसमें यह याद रखना है जो नासिक और जो देवास जो है, ये ऊपर वाले जो दोनों है, नासिक और जो देवास जो है, इन पर जो नियंत्रण है वो भारत सरकार का है। किस पर? इन दोनों पर। इन दोनों पर नियंत्रण किसका है? भारत सरकार का। इन दोनों पर नियंत्रण भारत सरकार का है। भारत सरकार का है। और भारत सरकार का इस पर नियंत्रण है, तो इसका संचालन कौन करता है? अगर मैं इसके संचालन की बात करूं कि नासिक और जो देवास जो है, इनका संचालन कौन करता है? इनका संचालन कौन करता है? इसका संचालन करता है SPMCIL। ये भारत सरकार का एक उपक्रम है जो कि करता है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो ये भारत सरकार का एक उपक्रम है जो कि संचालन करता है। इसका काम केवल संचालन करने का है। किस किस को? नासिक और देवास को। ठीक है।
एसपीएम जो सीआईएल है, ये जो उपक्रम है भारत सरकार का, इसकी अगर मैं स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2006 में हुई। इसकी स्थापना 2006 में की गई। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और इसका 100% यानी कि 100% स्वामित्व जो है वो किसके पास है? वो भारत सरकार के पास है। वो किसके पास है? भारत सरकार के पास है। तो अभी तक मैंने आपको जो बताया, मैंने सबसे पहले बताया मुद्रा क्या होती है, फिर मैंने आपको दो प्रकार बताई मुद्रा के, उसके बाद मैंने बताया कि नोट को प्रिंटिंग करने का अधिकार किसके पास है, सिक्का किसके तहत प्रिंट होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो नोट होते हैं, नोट प्रिंटिंग प्रेस में वो छापे जाते हैं 4 जगह फिलहाल भारत में, नासिक, देवास, सालबनी और मैसूर। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि नासिक और जो देवास, जो 2 प्रिंटिंग प्रेस है, इन पर नियंत्रण किसके पास है? भारत सरकार के पास है। इसका भारत सरकार का एक उपक्रम है एसपीएमसीआईएल, जिसका सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका जो स्थापना 2006 में हुई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और जिसका 100% स्वामी भारत सरकार के पास है। इतनी बात आपको आशा करता हूं कि समझ में आएगी। इसके बाद जो 2 बज गए, 4 थे 2 हो गए, जो 2 बज गए सालबनी और मैसूर, इन पर पूर्ण नियंत्रण आरबीआई का है। इस पर पूर्ण नियंत्रण किसका है? आरबीआई का है। आरबीआई का है और इसका संचालन कौन करता है? इसका संचालन करता है BRBNMPL। उसका संचालन कौन कर रहा था? SPMCIL। इसका कौन कर रहा है? BRBNMPL, यानी कि रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका संचालन, इसका पूर्ण नियंत्रण आरबीआई के पास है। संचालन कौन करता है? BRBNMPL। इसकी स्थापना 1995 में हुई। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है और इस पर 100% जो स्वामित्व वो किसके पास है? आरबीआई के पास है। इतनी बात आशा करता हूं समझ में। इसके बाद तो ये तो कुछ बातें थी नोट के बारे में। अब सिक्के के बारे में बात कर लेते हैं। सिक्का, देखो सिक्का यानी कि कॉइन। देखिए अब आते हैं सिक्के के बारे में, कॉइन की बात कर लेते हैं। सिक्का कौन जारी करता है? तो सिक्का जारी करता है भारत सरकार। वर्तमान में चलन में सभी जो सिक्के हैं वो सब सांकेतिक सिक्के हैं, जिसको क्लैड कॉइन कहा जाता है। ठीक है, क्लैड कॉइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि तांबा निकिल प्लस जस्ता से मिलकर के बनता है। तांबा निकिल प्लस जस्ता धातु से मिलकर के बनता है। सिक्कों की क्या होती है? ढलाई होती है। सिक्कों की क्या होती है? ढलाई। कहां पे होती है? टकसाल में। कहां पे होती है? क्या कहा जाता है उनको? टकसाल कहा जाता है। फिलहाल भारत में 4 जगह होती है। कौन कौन सी जगह है? 4। एक तो आपका मुंबई, टकसाल 4 जगह है। मुंबई में है, नोएडा में है, मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद। कोलकाता और हैदराबाद, तो 4 जगह फिलहाल जो टकसाल है जहां पर सिक्कों की ढलाई होती है, मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद। मुंबई, इनका नियंत्रण और संचालन दोनों ही भारत सरकार द्वारा होते हैं। इनका नियंत्रण, इन सब का नियंत्रण भी और इन सब का संचालन करने का काम भी किसके पास है? भारत सरकार के पास है। और भारत सरकार के पास एक उपक्रम मैंने बताया था, उस उपक्रम के पास है, उस उपक्रम का नाम SPMCIL। तो भारत सरकार के उपक्रम है SPMCIL, उसके द्वारा होता है। अभी मैंने SPMCIL आपको बताया था, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके द्वारा इन पर नियंत्रण होता है और इसका स्वामित्व भी किसके पास है? भारत सरकार के उपक्रम के पास है। अब देखो सिक्के जो होते हैं ना, सिक्के ये 2 प्रकार के। एक होता है सांकेतिक सिक्का, सांकेतिक, जिसको टोकन कॉइन भी कहा जाता है। टोकन कॉइन, सांकेतिक सिक्का। एक तो होता है सांकेतिक सिक्का और दूसरा होता है पूर्ण सिक्का। दूसरा कौन सा होता है? पूर्ण सिक्का, जिसको ये होता है पूर्ण सिक्का, यानी इसको टोकन कॉइन, इसको फुल बॉडीड कॉइन कहता है। इनको समझने से पहले आपको 2 टर्म समझनी पड़ेगी। एक तो अंकित कॉइन। अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, ठीक है। एक तो होता है अंकित मूल्य, एक होता है आंतरिक मूल्य। एक क्या होता है? आंतरिक मूल्य। तो एक तो होता है अंकित मूल्य, एक होता है आंतरिक मूल्य। इनको समझने से पहले इनको देखो। अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य का मतलब होता है वह मूल्य जो सिक्के के ऊपर खुदा हुआ है या लिखा हुआ है। जैसे कोई सिक्का है, उस पर लिखा होता है ना कि 1 का है, कि 2 का है, कि 5 का है, कि 10 का है, कि 20 का है, वो उसका अंकित मूल्य होता है जो उस पर मेंशन कर रखा है। ठीक है।
आंतरिक मूल्य क्या होता है? आंतरिक मूल्य होता है जिसका वो सिक्का बना रहता है, यानी कि जिस धातु का वो सिक्का बना रहता है उसका मूल्य, उसका मूल्य, यानी कि सिक्के के धातु के मूल्य को क्या कह सकता हूं मैं? आंतरिक मूल्य। हाँ कि ना? ये लोग समझ लिए। अब देखो, अब इसको देखो, समझना सांकेतिक मूल्य को। सांकेतिक मूल्य वह मूल्य, सांकेतिक सिक्के का मतलब होता है कि वह सिक्का जिसका अंकित मूल्य, जिसका अंकित मूल्य, जिसका अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य कौन सा? अंकित मूल्य क्या होता है? मैंने बताया जो सिक्के पर लिखा हुआ होता है, मेन शेयर होता है कि 5 का है, कि 10 का है, कि 20 का है, कि 1 का है, कि 2 का है, यानी कि उसका लिखा हुआ जो मूल्य है, यानी कि सिक्के का जो अंकित मूल्य है वो ज्यादा हो, किससे? उसके आंतरिक मूल्य से, उसके आंतरिक मूल्य से, तो वो क्या कहलाता है? सांकेतिक सिक्का कहलाता है। यानी कि जिस धातु का वो बना हो उसकी लागत क्या हो? कम हो, और उसके ऊपर लिखा हुआ जो प्राइस, जो उसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसका वैल्यू क्या हो? ज्यादा, तो उसको क्या बोलते हैं? सांकेतिक सिक्का। वही पूर्ण सिक्का, पूर्ण सिक्का होता है जब सिक्के का आंतरिक मूल्य, जब सिक्के का आंतरिक मूल्य ज्यादा हो उसके अंकित मूल्य से, ज्यादा उसके अंकित मूल्य से, तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण सिक्का, फुल बॉडीड कॉइन इसको कहा जाता है। वर्तमान में आप जितने भी सिक्के देखते हो, वर्तमान में आप जितने भी सिक्के देखते हो सारे सांकेतिक मूल्य हैं, यानी कि इससे आपको ये क्लियर हो ही गया होगा उसका अंकित मूल्य क्या है? ज्यादा है, किससे? उसके आंतरिक मूल्य से। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद एक बात आपको और याद रखनी है कि आपके मन में क्वेश्चन आ ही रहा होगा कि जब सिक्का जारी करने का अधिकार भारत सरकार के पास है, नोट जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है, तो फिर क्यों आरबीआई कितने भी मूल्य का नोट जारी कर सकती है? भारत सरकार कितने भी मूल्य का सिक्का जारी कर सकता है? ऐसा नहीं है। देखो, सिक्का, मैंने बताया सिक्का अधिनियम 2011 के तहत भारत सरकार के पास ये अधिकार है, वो क्या जारी कर सकती है? सिक्का। लेकिन उसमें यह बात जरूर मेंशन कि भारत सरकार जो है वो अधिकतम 1000 मूल्य का सिक्का जारी कर सकती है। 1000, इससे ज्यादा मूल्य का सिक्का जारी भारत सरकार नहीं कर सकती। वही 1934 की धारा 22 के तहत उसके पास भी ये कंडीशन है कि वो अधिकतम कितने रुपए का नोट जारी कर सकती है? अधिकतम 10,000। इससे ऊपर के नोट जारी करने का अधिकार उसके पास नहीं है। और सिक्का मैक्सिमम कितने का हो सकता है? 1000 का, नोट 10,000 का। इस बात को आपको यहां पर ये याद रखना है। इसके बाद देखो, ये हम मुद्रा के कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में हमने देखा कि सिक्के को कौन जारी करता है, नोट को कौन जारी करता है, किन का इन पे अधिकार है, और कितने कितने के जारी हो सकते हैं, आंतरिक मूल्य क्या होता है उसका, और उसका अंकित मूल्य क्या होता है। अब मैं देखता हूं कि मुद्रा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनके प्रकारों पर चलते हैं। देखो, मुद्रा के प्रकार, सबसे पहली जो आती है वो आती है कड़ी मुद्रा। कौन सी होती है? कड़ी मुद्रा। कड़ी मुद्रा क्या होती है? कड़ी मुद्रा, जिसको दुर्लभ मुद्रा भी कहा जाता है, इसको हार्ड मनी कहा जाता है, इसको दुर्लभ मुद्रा भी कहा जाता है। दुर्लभ मुद्रा, इसको हार्ड, दुर्लभ मुद्रा या फिर हार्ड करेंसी भी इसको कहा जाता है। क्या होती है कड़ी मुद्रा? सिंपल सा याद रखो, वह मुद्रा जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग ज्यादा हो, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या हो? मांग ज्यादा हो, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग क्या हो? ज्यादा हो। लेकिन जितनी ज्यादा मांग हो, मांग की तुलना में उसकी आपूर्ति क्या हो? कम हो। मांग तो ज्यादा हो लेकिन उसकी आपूर्ति क्या हो? कम हो। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दुर्लभ मुद्रा या फिर कड़ी मुद्रा। जैसे कि डॉलर, सिंपल, इसमें आप एग्जांपल के लिख सकते हो, डॉलर लिख सकते हो। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग तो क्या है? ज्यादा, लेकिन जितनी ज्यादा मांग है उतनी आपूर्ति क्या है उनकी? कम है। इसको क्या बोलते हैं? कड़ी मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा। ठीक है। इसके बाद दूसरी आती है डिजिटल मुद्रा। डिजिटल मुद्रा, डिजिटल करेंसी, डिजिटल करेंसी। डिजिटल मुद्रा या डिजिटल करेंसी क्या होती है? मुद्रा वह मुद्रा होती है, जब मैंने शुरू में टॉपिक स्टार्ट करवाया तो मैंने आपको बताया था डिजिटल मुद्रा जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता, जिसको आभासी मुद्रा भी कहा जाता है। इट मींस, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताए थे, जैसे क्रिप्टो करेंसी मैंने बताया था आपको, ई रूपी मैंने बताया था, सीबीडीसी मैंने आपको बताया था, इन सब का कहीं भी भौतिक अस्तित्व नहीं होता, यानी कि कंप्यूटराइज होते हैं, एक ऑनलाइन के रूप में हमें देखने को मिलती है। देखो, जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता। अब जो ये डिजिटल मुद्रा होती है, दो प्रकार की होती है, एक होती है केंद्रीकृत, एक होती है विकेंद्रीकृत। एक तो कौन सी होती है? केंद्रीकृत, एक होते हैं विकेंद्रीकृत।
केंद्रीकृत मुद्रा वह मुद्रा होती है जिस पर नियंत्रण केंद्रीय बैंक का होता है, जिस पर पूर्ण नियंत्रण किसके पास होता है? केंद्रीय बैंक के पास, केंद्रीय बैंक के हाथों में होता है, जैसे कि सीबीडीसी। लेकिन वह मुद्रा जिसका नियंत्रण केंद्रीय बैंक के हाथों में नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? विकेंद्रीकृत, जैसे क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी। अब देखो बातें, अब हम थोड़ी सी बातें क्रिप्टो करेंसी के बारे में कर लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी आप सबने नाम जरूर सुना हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता नहीं होगा, केवल नाम सुना होगा अभी तक। देखो क्रिप्टो करेंसी के बारे में देख लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी होती क्या है आखिरकार? मैं विश्व में बात करूं, पहली बार 2008 में जो क्रिप्टो करेंसी है ये बिटकॉइन के रूप में जो है प्रदर्शित की गई। किसके रूप में? बिटकॉइन के रूप में। बिटकॉइन के रूप में देखा जाता था कि बिटकॉइन को क्या माना जाता था? क्रिप्टो करेंसी विश्व में पहली बार 2008 में हुआ। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसका काम क्या है? डेटा माइनिंग का काम। जिसका काम क्या है? डेटा माइनिंग का काम। इसके अंदर पूरा का पूरा एक चेन सिस्टम होता है, ब्लॉक चेन सिस्टम, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको सुरक्षित रखा जाता है। इसलिए अगर सबसे सुरक्षित जो मुद्रा मानी जाती है वो ये मानी जाती है। सबसे सुरक्षित क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसके अंदर यूज होता है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जिससे इसको क्या रखा जा सके? सुरक्षित रखा जा सके, इसलिए सुरक्षित मुद्रा मानी जाती है। क्रिप्टो करेंसी जो है, क्रिप्टो करेंसी कई प्रकार की, बाद में फिर कई प्रकार, जैसे बिटकॉइन होगी, एक इथेरियस आपने नाम सुना होगा, लिब्रा आपने नाम सुना होगा, पेट्रा। तो बहुत सारी अलग अलग प्रकार की क्रिप्टो करेंसी जो देखने को मिलती है, लेकिन इसके अंदर कहीं भी लेन देन जो है, अगर इसका हम लेन देन पता ही नहीं चलता, यानी कि प्राप्त करने वाले का और भेजने वाले का कहीं भी कोई एड्रेस हमें इसमें देखने को नहीं मिलता। ये किस तरीके से इसका लेन देन कैसे होता है? इसका लेन देन वर्चुअल एड्रेस से होता है। कैसे होता है? वर्चुअल एड्रेस के द्वारा इसका लेन देन जो किया जाता है, यानी कि भेजने वाले का और प्राप्त करने वाले का पता ही नहीं लग पाता कि कौन भेज रहा है कौन प्राप्त कर रहा है। केवल एक वर्चुअल एड्रेस है जिसके थ्रू सारा लेन देन जो वो होता है। दूसरी बात, क्रिप्टो करेंसी का कोई भी अंकित मूल्य नहीं होता। अंकित मूल्य तो उसका होगा जिसका भौतिक अस्तित्व हो। जब इसका भौतिक अस्तित्व ही नहीं है तो इसका अंकित मूल्य भी नहीं होता। यानी कि इसके मूल्य का निर्धारण कि क्रिप्टो करेंसी की आखिरकार प्रेजेंट टाइम में वैल्यू क्या होगी, अगर हम इस पे कुछ निवेश कर रहे हैं तो कितने का वैल्यू मिलेगा, तो यानी कि इसके मूल्य का जो निर्धारण है वो बाजार में मांग और आपूर्ति पर डिपेंड करता है कि बाजार में इसकी मांग क्या है, बाजार में इसकी आपूर्ति हो पा रही कि नहीं हो पा रही, इस पर डिपेंड करता है कि उसका मूल्य क्या होगा। इसीलिए इसके मूल्य में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। ये तो था पूरा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अगर मैं क्रिप्टो करेंसी, भारत में क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो भारत में 2020 से पहले की अगर मैं बात करूं तो 2020 से पहले क्रिप्टो करेंसी का कोई भी लेन देन नहीं होता था। इस पर क्या लगाया हुआ था? प्रतिबंध लगाया हुआ था कि क्रिप्टो करेंसी के रूप में कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? लेन देन नहीं कर सकता। वही लेकिन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अभी मैंने बताया क्रिप्टो करेंसी एक विकेंद्रीकृत मुद्रा है, और विकेंद्रीकृत मुद्रा का मतलब इस पर आरबीआई का कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन 2022 में 22 का जब बजट पेश किया गया उसके अंदर सरकार ने निर्णय लिया कि आप जो है ना वो क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग कर सकते हो भारत में। सरकार ने दो निर्णय लिए यहाँ पे। पहला निर्णय, भारत में 30% प्रत्यक्ष कर चुकाना होगा। वो दूसरा क्या निर्णय लिया? उन्होंने दूसरा निर्णय लिया कि अब भारत में जल्दी ही सीबीडीसी को शुरू किया जाएगा। किसको शुरू किया जाएगा? सीबीडीसी को। और जब ये 2022 के बजट में ये बात सरकार ने दोनों ये पॉइंट रखे, उसके बाद दिसंबर 2022 में भारत के अंदर सीबीडीसी, जैसा कि सरकार ने कहा था कि सीबीडीसी को लाया जाएगा, और सीबीडीसी को लाया गया। अब सीबीडीसी क्या है, और फिर हम एक बार सीबीडीसी को देखकर इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी के लिए सरकार ने प्रतिबंध क्यों लगाया हुआ था और सरकार अब सीबीडीसी को लेके आई है, इन दोनों में बेटर कौन सा है और इनमें क्या डिफरेंस होते हैं। बेसिकली सरकार का इसके ऊपर क्या तर्क है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। देखो सीबीडीसी के बारे में देखो। पहले सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी होती है। 2022 में, दिसंबर 2022 में इसकी शुरुआत भारत के अंदर होती है।
एक डिजिटल मुद्रा है ये, जो आधिकारिक रूप से वैध मुद्रा। अब वैध मुद्रा क्या होती है ये भी हम देखेंगे कि आखिरकार वैध मुद्रा होती क्या है, ये हम आगे बढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना याद रखो, ये एक वैध मुद्रा है। ठीक है। विश्व में पहला जो सीबीडीसी है वो 2021 में हुआ और बहमास देश में लाया गया। सबसे पहले कौन से देश में? बहमास देश में। कब? 2021 में। वही दिसंबर 2022 में कहां पे? भारत में। भारत में सीबीडीसी को ई रूपी के माध्यम से देखा जाता है। किसके माध्यम से देखा गया? ई रूपी के माध्यम से। और ये ई रूपी आपने नाम जरूर सुना होगा। ई रूपी के माध्यम से तो पेश किया गया दो प्रकार का, एक तो ई रूपी आर, एक ई रूपी डब्ल्यू। दो प्रकार से, एक ई रूपी आर, एक ई रूपी डब्ल्यू। ई रूपी आर यानी कि ई रूपी रिटेल, खुदरा, और ई रूपी डब्ल्यू यानी कि ई रूपी होलसेल। ई रूपी होलसेल यानी कि थोक। दो प्रकार से जारी हुआ, एक ई रूपी आर और एक ई रूपी। जब ई रूपी आर यानी कि खुदरा यानी कि ये किसके लिए था? आम जनता के लिए था। और ई रूपी डब्ल्यू यानी कि होलसेल, वो किसी कंपनी के लिए था, वो किसी फर्म के लिए था। दो प्रकार का लाभ है। तो क्या सीबीडीसी कुछ बेनिफिट्स तो होंगे, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो होंगे इसके। सीबीडीसी की क्या विशेषता है? देखो, सबसे पहले आप खुद ये बात खुद सोचो, सीबीडीसी एक डिजिटल करेंसी है और डिजिटल करेंसी यानी कि इसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता। इसको आधिकारिक जो है, आधिकारिक मुद्रा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कई बार फियाट करेंसी कहा जाता है, आधिकारिक मुद्रा इसको कहा जाता है। वहीं इसका अंकित मूल्य भी होता है, जिसका निर्धारण किसके पास है? सरकार करती है। इसका आखिरकार इसकी अंकित मूल्य क्या होगा? वहीं आसानी से ये अन्य मुद्राओं के अंदर परिवर्तित हो सकती है। सबसे अच्छा, किसी दूसरी मुद्रा में हमें चेंज करना है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट आप चेंज कर सकते हो। वही आरबीआई के तुलन पत्र में, तुलन पत्र क्या होता है? आरबीआई का बैलेंस शीट, उसके अंदर ये देयता के रूप में शामिल है। देयता यानी कि लायबिलिटीज, वो अभी मैं बताऊंगा कि बैंकिंग के लिए क्या लायबिलिटीज होती हैं और क्या फिर उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको हम अभी देखने वाले हैं। वही सीबीडीसी जो है, इसके पासवर्ड को आसानी से रीसेट किया जा सकता है। ठीक है। वही अगर मैं बात करूं, क्रिप्टो जो करेंसी था ना, उसमें पासवर्ड को रीसेट करने का काम नहीं आता, दोबारा रीसेट नहीं कर सकते अगर आप भूल गए। डिजिटल करेंसी का ये बेनिफिट्स है। इसके लाभ क्या हुए? कुछ ना कुछ तो इससे प्रॉफिट हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो इसके लाभ होंगे। हाँ, इससे सरकार का मानना है कि नोट की जो छपाई है वो कम हो जाएगी, क्योंकि नोट छापने की जरूरत ही नहीं है। डिजिटल मुद्रा है, डिजिटल रूप में रहेगी, तो नोटों की छपाई लागत क्या होगी? इससे समाप्त हो जाएगी। वहीं इससे वित्तीय समावेशन बढ़ेगा। इसके अलावा सरकार ने कहा कि ये लेन देन के लिए क्या हो जाएगा? इजी प्रोसेस हो जाएगा। कई बार ये होता है कि नोट फट गया, खराब हो गया, इसका ये हो गया, वो प्रॉब्लम ही नहीं रहने वाली, डिजिटल के रूप में है। इससे सरकार ने कहा कि काले धन जो है वो कम हो जाएगा, काला धन हो ही नहीं पाएगा, ब्लैक मनी ज्यादा नहीं हो पाएगी, उसका जो है कम हो जाएगा। तो ये इसके क्या थे। लेकिन जैसा आपको पता है कि इसके अगर कुछ लाभ है तो इसकी कुछ ना कुछ चुनौतियां भी होंगी। तो इसकी चुनौतियां क्या है सीबीडीसी को लागू करने के लिए? सबसे बड़ी चुनौती इसकी यह है कि अगर डिजिटल है तो इससे साइबर क्राइम का खतरा बढ़ेगा। साइबर क्राइम आज भी भारत के अंदर ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर डिजिटल अवसंरचना का अभाव है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अधिक लेवल तक नहीं पहुंच पाए। जैसे गांव के अंदर आज भी ऐसे बहुत सारे गांव के जहां पर नेटवर्क सप्लाई नहीं हो पाई होगी, तो अगर वो नहीं है तो इसका उन तक तो फायदा पहुंच ही नहीं पाएगा। इसके अलावा इससे ग्लोबल वार्मिंग यानी कि इससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होने की संभावना पूरी है। इससे बैंकों की साख सृजन क्षमता कम होगी। साख सृजन क्षमता क्या होती है बैंकों की? बैंकों की साख सृजन क्षमता का मतलब है उधार देने की क्षमता। बैंक जो है किस लेवल पे काम करता है, बैंक का टोटल प्रॉफिट क्या है, बैंक का टोटल प्रॉफिट है जो उधार आता है उससे जो रुपए आते हैं वो। तो यानी कि बैंकों की साख सृजन क्षमता इससे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये इसके क्या है, ये इसकी चुनौतियां हैं। अब देखो, मैं एक नाम काफी देर से ले रहा था कि ये वैध मुद्रा है, वैध मुद्रा है। ये वैध मुद्रा आखिरकार क्या होती है? वर्तमान में जो सभी जो मुद्रा हमारे पास, चाहे वो नोट हो, चाहे फिर सिक्के हो, चाहे फिर सीबीडीसी हो, ये सारी वैध मुद्रा है। अभी नोट जो है चलन में है, अगर सरकार उनकी वैधानिकता को खत्म कर दे कि ये समाप्त, इसकी वैधानिकता नहीं रहेगी, यानी कि अब उसको स्वीकार करना बाध्यकारी नहीं है कि कोई भी आपका नोट जो है इस स्वीकार करे, इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसको बोलते हैं विमुद्रीकरण। इसको क्या बोलते हैं? विमुद्रीकरण। सरकार ने क्या कर दिया? सरकार ने उस वैधानिकता को समाप्त कर दिया उसकी। अब कोई भी बाध्य नहीं कर सकता कि आपको ये नोट इस मूल्य का लेना ही पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं विमुद्रीकरण। जैसा कि सरकार ने, भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को किया था, जो पुराने 500,000 के नोट थे उनकी सरकार ने वैधानिकता को समाप्त कर दिया था। जब उसकी वैधानिकता को समाप्त कर दिया तो यानी कि अब उसको क्या कहेंगे कि ये क्या हो गया? विमुद्रीकरण हो गया। ये
क्या हो गया, विमुद्रीकरण हो गया। लेकिन ध्यान से समझ रहे, सरकार ने वर्ष 2023 के अंदर एक और निर्णय लिया आरबीआई द्वारा कि 2000 के जो नोट थे उनको चलन से क्या कर दिया, बाहर कर दिया, किंतु वैधानिकता समाप्त नहीं की, चलन से बाहर कर दिया। इसको बोलते हैं, इसको विमुद्रीकरण नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि स्वच्छ जो है स्वच्छ धन नीति, क्लीन मनी पॉलिसी, स्वच्छ धन नीति कहा जाएगा इसको, क्योंकि इसके अंदर उसकी वैधानिकता को समाप्त नहीं किया गया। जब उसकी वैधानिकता समाप्त हो जाएगी तब वो विमुद्रीकरण कहलाएगा, लेकिन इसको केवल चलन से क्या कर दिया था, बाहर कर दिया था। तो जो है भारत में अगर मैं मुद्रा के पूरे विकास की बात करूं तो सबसे पहले होता था बार्टर सिस्टम, वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु विनिमय। उसके बाद क्या है, फिर सिक्के आए, सिक्के के बाद पेपर करेंसी आई, सिक्के के बाद क्या आई, पेपर करेंसी, और पेपर करेंसी के आने के बाद फिर आया बैंक मुद्रा, बैंकिंग मुद्रा के बाद फिर डिजिटल मुद्रा, और डिजिटल मुद्रा के रूप में फिर आज आपको जो ये विकेंद्रीकृत देखने को मिल रही है हमें या केंद्रीकृत देखने को मिल रही है वो हमने देखी। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक, फिर इस टॉपिक जो है अब एक लास्ट छोटा कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुद्रा की आपूर्ति आखिरकार कैसे होती है। देखो मुद्रा की आपूर्ति, देखो मुद्रा की आपूर्ति आखिरकार सप्लाई जो होती है वो कैसे होती है, मनी सप्लाई है क्या आखिरकार, इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो जो बैंक जो होते हैं, बैंक आप सब बैंकिंग में गए हो, बैंक में गए हुए होंगे। बैंक का मुख्य दो काम होते हैं, बैंक के मुख्य कितने काम होते हैं, दो काम। कौन कौन से, एक तो बैंक का काम है जमा स्वीकार करना, जमा स्वीकार करना, और दूसरा काम है बैंक का उधार देना। बैंक के मुख्य दो ही काम है, एक तो क्या काम है, जमा स्वीकार करना, दूसरा क्या काम है, उधार देना। बैंक के लिए जो जमा स्वीकार करना है ना, ये बैंक की देयता है, ये बैंक की क्या है, देयता, यानी कि ये बैंक की लायबिलिटी है। बैंक से जो उधार, बैंकिंग का उधार देना, ये बैंकिंग के लिए परिसंपत्ति है, यानी कि ये बैंकिंग के लिए एसेट है। कैसे, ये देयता कैसे है, आप एक बात बताओ, जब आप बैंक में जाते हो, जब बैंक में आपने जो रुपए जमा करवा रखे हैं अपने अकाउंट में, तो बैंक उसके बदले आपको कुछ ब्याज देता है ना, यानी कि इसको बैंक को चुकाना है। ये क्या कर रहा है, बैंक चुका रहा है, ये बैंक को इनको चुकाना है। आपके रुपए है उस पर बैंक आपको उसमें इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है, यानी कि बैंकिंग के लिए क्या है, ये बैंकिंग के लिए क्या है, देयता है, लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक इस पर क्या करेगा, ब्याज का भुगतान करेगा। बैंक इस पर क्या करेगा, ब्याज का भुगतान। वही जब आप बैंक से उधार लेते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट बैंकिंग को चुकाना पड़ता है। तो ये बैंकिंग के लिए क्या है, उसकी परिसंपत्ति है, बैंकिंग को इससे प्राप्ति होती है। तो यानी कि इससे क्या होगा, बैंकिंग को ब्याज की प्राप्ति होगी, ब्याज की प्राप्ति होगी। बैंकिंग टोटल इसी पे चल रही है। बैंक आपको ब्याज इसलिए दे पाता है क्योंकि जब आप बैंक से उधार लेते हो तो वो आपको चुकाना होता है उसके इंटरेस्ट के साथ। मान लो बैंक आपको आपके जमा पूंजी पर 5% ब्याज देता है, वही जब बैंकिंग से उधार लेते हो तो मान लो आपसे 9% लेता है। तो ये जो 4% के अंदर गैप हो गया, इसको बैंकिंग की निवल प्राप्ति बोलते हैं, निवल ब्याज प्राप्ति। 9% में से 5% घटाए, जो 4% बच गया, ये बैंकिंग की निवल प्राप्ति है। ठीक है, अब देखो, तो सबसे पहले ये तो आपको क्लियर हो गया इसके अंदर कि बैंकिंग के लिए लायबिलिटी क्या है और बैंकिंग के लिए एसेट क्या है। हमारे जो पैसे हैं जो बैंकिंग में हमने जमा कर रखे, बैंक हमारे लिए तो हो सकता है एसेट, लेकिन बैंकिंग के लिए क्या है, ये लायबिलिटी है। और वही जो बैंक से हमने उधार लिए वो बैंकिंग के लिए क्या होगी, एसेट होगी। अब देखो बैंक में है ना, बैंक में जो जमा होता है, बैंक में जमा, अगर मैं बैंक में जमा की बात करता हूं तो जमा दो प्रकार से होता है। ठीक है, एक तो होता है मांग जमा, एक तो क्या होता है, मांग जमा, डिमांड। तो एक तो हो गया मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट, दूसरा हो गया यहां पर सावधि जमा। दूसरा कौन सा हो गया, सावधि जमा, सावधि जमा। ठीक है, तो एक तो मांग जमा होगी और दूसरी होगी सावधि जमा। मांग जमा क्या होती है, जब जमा धारक जो है, जो भी जमा करने वाला है, वो आवश्यकता पड़ने पर बैंक से क्या ले सकता है, अपने पैसे निकलवा सकता है, यह है मांग जमा। सावधि जमा क्या होती है कि जो जमा धारक है
वो एक निश्चित समय के लिए बैंक में जमा कर देता है, उससे पहले नहीं निकलवा सकता। एक निश्चित टाइम, भाई मैंने 1 साल के लिए इतना जमा करवा दी, मुझे 1 साल से पहले चाहिए नहीं। लेकिन वही मांग जमा क्या है, तो मेरे को आज मैंने जमा करवाई, पता लगा कल ही मेरे को जरूरत पड़ेगी, तो मैं कल जाके क्या करवा सकता हूँ, निकलवा सकता हूँ। ये बैंक, ये क्या है, मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट। और ये क्या होती है, जमा जो होती है ना, ये हम कासा के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, कासा के रूप में। कासा क्या है, CA का मतलब है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। सा का मतलब है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट यानी कि चालू खाता, और सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाता। इनमें क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखो। चालू खाता जो होता है, चालू खाता, ये सामान्य तौर पर किसी कंपनी द्वारा खोले जाते हैं। कोई कंपनी जो अपनी कंपनी चला रहा है, जिसके पास GST वगैरह ले रखा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, वो कौन सा अकाउंट खुलाते हैं, करंट अकाउंट खुलाते हैं, चालू खाता खुलाते हैं। करंट अकाउंट पर बैंक जो है कोई भी ब्याज नहीं देता है, पहली चीज, कोई भी ब्याज नहीं देता है। दूसरी बात, इस पर जमा करने में और निकालने में, जमा में और धन निकासी में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। कितना भी रुपए इसमें जमा करवाया जा सकता है, कितना भी रुपए इसमें निकाला जा सकता है, इस पर कोई भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। वहीं सेविंग अकाउंट, बचत खाता, जो कि हम सब सामान्य तौर पर हमारे सेविंग अकाउंट मिलते हैं, आम जनता बचत खाते खुलवाती है, इसमें जो है बैंक जो है अपने को ब्याज देता है। जिनका सेविंग अकाउंट पे बैंक क्या देता है, ब्याज देता है, वही करंट अकाउंट में नहीं देता। सेविंग अकाउंट में जो बचत जो खाता है, इसमें जमा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं, आप कितना भी रुपए जमा कर सकते हो, लेकिन निकालने सीमा है। निकालने पर क्या है, कुछ सीमा है, कुछ प्रतिबंध है कि आप इतने रुपए ही एक बार में निकलवा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं निकलवा सकते। लेकिन वही कैसा करंट अकाउंट में था, नहीं, वहां पे जमा निकासी में भी नहीं था, सॉरी वहां पे जमा भी नहीं था और निकासी के लिए भी ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था कि आप इतने ही रुपए कितने भी निकला सकते हो, कितने भी। लेकिन बैंक उस पर ब्याज भी नहीं दे रहा था, इस पर बैंक ब्याज भी दे रहा है इसके अलावा, लेकिन जमा करने पर कोई किसी प्रकार की सीमाएं नहीं है। लेकिन जब हम निकासी की बात करेंगे तो उसके लिए कुछ इसके अंदर क्या है, सीमाएं निश्चित की गई है। ठीक है, इसके अंदर कुछ मिनिमम बैलेंस रखना क्या है, जरूरी होता है। कुछ मिनिमम बैलेंस पे, किसी का 500 पे, किसी का 1000, किसी 5000 पे कुछ मिनिमम बैलेंस होता है, जो उस बैंकिंग में रखना क्या होता है, जरूरी रहता है। तो यह है कासा के रूप में। सावधि जमा की जब हम बात करते हैं ना, तो इसके अंदर जो जमा होता है FD RD के रूप में। FD RD ये क्या होता है, मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। RD का मतलब होता है रिक्यूरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिक्यूरिंग डिपॉजिट। FD जो होती है ना, FD आपने नाम जरूर सुना होगा, बहुत सारे की होंगी भी। FD जो होती है, FD जमा धारक एक मुश्त जमा करवाता है। भाई मैंने, मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए है, मुझे अब उस पर जरूरत भी नहीं है, तो मैंने क्या कहा कि मैं FD करवा देता हूं 2 साल के लिए बैंक के अंदर। मैं 2 साल से पहले उसको निकलवा नहीं सकता, 2 साल से पहले निकलवाऊंगा तो उसको कुछ पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही निकलवा सकता हूं। लेकिन वही एक क्या होगी, एक मुश्त, मैंने एक बार में 2 लाख रुपए जमा करवा दिए 2 साल के लिए। ठीक है, वही जो RD जो होती है ना, ये एक मुश्त जमा ना करवा कर, बल्कि हर महीने थोड़ी थोड़ी जब मैंने 2 साल की करवा ली, एक निश्चित टाइम पीरियड तो हो गया, लेकिन वही मैं हर महीने इतने रुपए इसमें क्या करवाता रहूंगा, जमा करवाता रहूंगा। इन दोनों पर ही बैंक एक समान ब्याज देता है, चाहे FD करवा लो चाहे फिर RD करवा लो, ब्याज क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपने एक नाम सुना होगा जनधन खाता का, नाम सुना है 100% आपने नाम सुना होगा, जनधन खाता। जनधन खाता क्या होता है, जनधन खाता जो है, ये भी एक प्रकार का बचत खाता है। क्या है, बचत खाता, जो कि 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई थी कि हम एक जनधन खाता जो है वो खोलेंगे। इससे क्या बेनिफिट, आखिरकार क्यों लाया ये योजना, क्यों लाई गई ये योजना? इसलिए लाई गई ताकि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिले। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि हर नागरिक का बैंक में क्या हो, खाता हो, और बैंकिंग जो है उस पर कुछ बैंकिंग जो जितने भी उत्पाद होते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, चाहे फिर म्यूचुअल फंड हो गया, चाहे ब्याज, चाहे फिर बीमा हो गया, चाहे फिर ऋण हो गया, इन सबके सबसे कम रूप में क्या मिले, सबको फैसिलिटी मिले। और इसके लिए कुछ मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्यकता है कि नहीं, क्योंकि जीरो बैलेंस पे खुलता है, जीरो बैलेंस पे। सरकार की योजना थी ताकि काला धन बाहर आए, वित्तीय समावेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़े। जब वित्तीय समावेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा
तो इससे बैंक की साख सृजन क्षमता में भी वृद्धि होगी, क्योंकि सबका अकाउंट रहेगा। जब बैंकिंग की साख सृजन क्षमता में वृद्धि होगी तो इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लोगों तक पहुंच पाएगा। सरकार ने सबसे ज्यादा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जन धन योजना की क्या की थी, शुरुआत। ये आपका छोटा सा टॉपिक था, आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कुछ किसी प्रकार के कोई डाउट है तो सो आप उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू।